देखो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की, द प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। अब सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो, प्रियम्बल क्या होता है। सोचो किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है ना, जिसने लिखा होता है कि हम क्यों बने हैं, हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। बस ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहते हैं। बिल्कुल सही। और प्रियम्बल की शुरुआत होती है उन तीन सबसे पावरफुल वर्ड्स से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये तीन वर्ड्स इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी राजा ने नहीं दिया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं दिया, किसी ब्रिटिश क्राउन ने नहीं दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद भारत की जनता ने खुद को दिया है। इसे कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी अल्टीमेट पावर जनता के हाथ में है। अब प्रियम्बल का पूरा टेक्स्ट सुनो और समझो। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब इसे पीस बाय पीस तोड़ते हैं। Solemnly resolved, ये कोई कैजुअल डिसीजन नहीं था। Solemnly मतलब गंभीरता से, दृढ़ता से, बाइंडिंग कमिटमेंट के साथ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। प्रियम्बल में 5 कीवर्ड्स हैं जिन्हें याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है SSSDR, यानी फर्स्ट सॉवरेन, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड सेक्युलर, फोर्थ डेमोक्रेटिक, फिफ्थ रिपब्लिक। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, सॉवरेन। इसका मतलब है कि इंडिया पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति इंडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकती, न किसी दूसरे देश की सरकार, न कोई इंटरनेशनल बॉडी। इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है। दूसरा कीवर्ड सोशलिस्ट। इसका मतलब है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि समाज में इनइक्वालिटी कम हो, वेल्थ कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स ओरिजिनली प्रियम्बल में थे ही नहीं, इन्हीं बाद में जोड़ा गया। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ये बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। रुको, क्या हमें स्टूडेंट से ये पूछना चाहिए, ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से 3 वर्ड्स थे? बिल्कुल, और आंसर है ओरिजिनल प्रियम्बल में सिर्फ 3 वर्ड्स थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए। इसी 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव एक साथ किए। तीसरा कीवर्ड सेक्युलर। इसका मतलब है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। स्टेट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। अब नोटिस करो, इंडिया का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन कंप्लीटली अलग होते हैं। इंडिया में स्टेट सभी रिलीजन्स के साथ इक्वल व्यवहार करता है। ये इक्वल रिस्पेक्ट का मॉडल है। चौथा कीवर्ड डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा चलाई जाएगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, यानी हर डिसीजन पर रेफरेंडम नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो हमारी तरफ से डिसीजंस लेते हैं। पांचवा कीवर्ड रिपब्लिक। ये डेमोक्रेटिक से अलग है। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, हेरिडिटरी नहीं। जैसे यूके में किंग या क्वीन होता है, वो हेरिडिटरी है, जन से मिलता है। इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्टेड है, इसलिए इंडिया एक रिपब्लिक है। अब प्रियम्बल के 4 ऑब्जेक्टिव्स, इन्हें याद रखो जेल्फ से। नंबर 1 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नंबर 2 लिबर्टी of thought, expression, belief, faith and worship. Number 3 equality of status and opportunity. Number 4 fraternity, भाईचारा, जो 2 चीजें इंश्योर करता है। पहली dignity of the individual और दूसरी unity and integrity of the nation। जस्टिस 3 प्रकार का है। सोशल जस्टिस मतलब समाज में किसी के साथ कास्ट, जेंडर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आर्थिक इनइक्वालिटीज को कम करना। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हर नागरिक को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जैसे वोट करने का राइट। लिबर्टी में 5 फ्रीडम्स हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इसमें अंदर की आज़ादी भी है, यानी आप क्या सोचते हो, किस पर विश्वास करते हो, ये सब प्रोटेक्ट है।
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं, अपॉर्चुनिटी का मतलब सबको आगे बढ़ने का इक्वल मौका मिलना चाहिए। और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये दो चीजें इंश्योर करता है। पहली डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब डेट्स याद करो, ये हर एग्जाम में आता है। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस कहते हैं। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इसलिए ये रिपब्लिक डे है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रियम्बल को किसने कैलिग्राफ किया था, यानी उसे सुंदर हस्तलेखन में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब प्रियम्बल की लीगल नेचर पर आते हैं। क्या प्रियम्बल को कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है? यानी अगर किसी के साथ अन्याय हो तो क्या वो सिर्फ प्रियम्बल के आधार पर कोर्ट में जा सकता है? नहीं, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल। इसका मतलब है कि प्रियम्बल को डायरेक्टली कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, लेकिन इसके आधार पर डायरेक्टली कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलती। अब केस लॉज पर आते हैं और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस इन री बेरूबारी यूनियन 1960। बैकग्राउंड क्या था? इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नेहरू नून पैक्ट साइन किया था, जिसके तहत बेरूबारी नाम की एक जमीन पाकिस्तान को देनी थी। क्वेश्चन था, क्या ये आर्टिकल 3 के तहत हो सकता है, जो इंटरनल बाउंड्री चेंजेस के लिए है, या आर्टिकल 13C के तहत, जो टेरिटरी अक्वायर करने की बात करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों से नहीं हो सकता। आर्टिकल 13C इज इक्वल टू टेरिटरी अब्जॉर्ब करने की पावर है, सीड करने की नहीं। आर्टिकल 3 इज इक्वल टू इंटरनल चेंजेस के लिए है, फॉरेन कंट्री को टेरिटरी देने के लिए नहीं। इसलिए बेरूबारी को पाकिस्तान को देने के लिए आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी था। रिजल्ट, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास किया गया, जिसके तहत बेरूबारी पाकिस्तान को दिया गया। दूसरा केस 3 बिघा कॉरिडोर केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता 1990। बैकग्राउंड, इंडिया ने 3 बिघा कॉरिडोर बांग्लादेश को परपेचुअल लीज पर देना था, ताकि बांग्लादेश अपने एनक्लेव्स तक एक्सेस कर सके। क्वेश्चन था, क्या परपेचुअल लीज भी सेशन है? क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीज डज नॉट इक्वल टू सेशन। जब टेरिटरी सीड होती है तो सॉवरेनिटी ट्रांसफर होती है, लीज में सिर्फ यूज ट्रांसफर होती है, सॉवरेनिटी इंडिया के पास रहती है। इसलिए 3 बिघा कॉरिडोर के परपेचुअल लीज के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए था। तीसरा केस राजाराम पाल वर्सेस स्पीकर ऑफ लोकसभा 2007। इस केस ने कंफर्म किया कि इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स है। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 और 4 के तहत पावर है कि वो स्टेट्स को ऑल्टर, स्प्लिट या मर्ज कर सकती है। यूनियन का कॉन्सेप्ट इंडिया ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये एग्जाम में आ सकता है। कनाडा में भी यूनियन मॉडल है। अब हम आर्टिकल 2 पर आते हैं, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये आर्टिकल एक्सटर्नल एक्सपेंशन के बारे में है, मतलब वो टेरिटरीज जो इंडिया की एग्जिस्टिंग बाउंड्री के बाहर हैं, उन्हें इंडिया का हिस्सा बनाने की पावर। इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी, आर्टिकल 2 है जैसे किसी फैमिली का एक बच्चा अडॉप्ट करना। वो बच्चा बाहर से आया, फैमिली में शामिल हुआ। और आर्टिकल 3 है जैसे अपने घर के कमरों को रीअरेंज करना। कोई नया मेंबर बाहर से नहीं आया, बस अंदर की व्यवस्था बदली। ये डिस्टिंक्शन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। आर्टिकल 2 इक्वल्स एक्सटर्नल, आर्टिकल 3 इक्वल्स इंटरनल। ये एग्जाम में बार बार आता है। आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट के पास 2 डिस्टिंक्ट पावर्स हैं। एक, एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कोई टेरिटरी जो पहले से एक स्टेट या इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करती है, उसे इंडिया में एडमिट करना। 2, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी किसी ऐसी नई टेरिटरी में जो पहले कभी स्टेट नहीं थी, एक ब्रांड न्यू स्टेट क्रिएट करना। एडमिशन का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। सिक्किम एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था। इसे 36th अमेंडमेंट 1975 के थ्रू इंडिया में एडमिट किया गया और ये इंडिया का 22nd स्टेट बना। ये आर्टिकल 2 का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 2 के तहत कोई भी लॉ पास करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में ही स्टेट्स की लिस्ट होती है। अब एक क्रिटिकल कंपैरिजन, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में प्रोसीजरल डिफरेंसेस हैं जो एग्जाम में ट्रैप बन सकते हैं। आर्टिकल 2 के तहत प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड नहीं है। आर्टिकल 3 के तहत प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। आर्टिकल 2 के तहत स्टेट रेफरल फॉर व्यूज रिक्वायर्ड नहीं। आर्टिकल 3 के तहत स्टेट रेफरल मैंडेटरी है। दोनों में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए।
आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं। और आर्टिकल 4(2) ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 के तहत पास्ट लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से न्यू स्टेट एडमिट कर सकती है बिना स्पेशल मेजॉरिटी के। अब हम मूव करते हैं ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की तरफ। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब इंडिया एक यूनिफॉर्म कंट्री नहीं था। ब्रिटिश इंडिया ने एक मेसी पैचवर्क छोड़ी थी, अलग अलग तरह की टेरिटरीज। इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 कैटेगरीज बनाई, पार्ट्स ए, बी, सी और डी। इसे याद करने का एक फन वे है, हैरी पॉटर की सॉर्टिंग हैट जैसे। हर टेरिटरी को उसकी हिस्ट्री के हिसाब से सॉर्ट किया गया। पार्ट ए स्टेट्स, इन्हें ब्रिटिश डायरेक्ट कैटेगरी कहते हैं। ये फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश गवर्नर्स द्वारा डायरेक्टली रूल किए जाते थे। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सबसे डेवलप्ड थी। इनमें 9 स्टेट्स थे, 1 असम, 2 बिहार, 3 बॉम्बे, 4 मध्य प्रदेश, 5 मद्रास, 6 उड़ीसा, 7 पंजाब, 8 यूनाइटेड प्रोविंसेस, 9 वेस्ट बंगाल। इंडिपेंडेंस के बाद इन्हें इलेक्टेड गवर्नर द्वारा गवर्न किया जाने लगा। पार्ट बी स्टेट्स, ये प्रिंसली कैटेगरी थी। ये फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे जिनकी अपनी लेजिस्लेचर्स थी। इन्हें एक राज प्रमुख गवर्न करता था जो यूजुअली वही पुराना रूलिंग प्रिंस होता था। 9 स्टेट्स थे, 1 हैदराबाद, 2 जम्मू एंड कश्मीर, 3 मध्य भारत, 4 मैसूर, 5 पेप्सू। ये नाम याद रखो, फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। 6 राजस्थान, 7 सौराष्ट्र, 8 त्रावणकोर कोचिन, 9 विंध्य प्रदेश। पार्ट सी, ये सेंट्रली कंट्रोल्ड कैटेगरी थी। ये फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे प्लस कुछ छोटी प्रिंसली स्टेट्स। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड चीफ कमिश्नर गवर्न करता था, यानी दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल था। 10 टेरिटरीज थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। पार्ट डी ये सबसे सिंपल कैटेगरी थी, सिर्फ एक टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बस। अब ये ABCD क्लासिफिकेशन कब खत्म हुई? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने इस पूरी क्लासिफिकेशन को अबॉलिश कर दिया। इसके बाद सिर्फ 2 कैटेगरीज रह गईं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। SRA 1956 के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे सिग्निफिकेंट रीऑर्गेनाइजेशन थी। अब प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन पर आते हैं, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बैकग्राउंड समझो। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन साथ में एक मैसिव प्रॉब्लम भी मिली। इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी 552 छोटे बड़े किंगडम्स जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के अंडर थे। जब ब्रिटिश गए, ये टेक्निकली फ्री हो गए। इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो। इस सिचुएशन को हैंडल करने का टास्क था सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके एड VP मेनन को। इसीलिए पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क वो जर्मन स्टेट्समैन थे जिन्होंने छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करके एक जर्मनी बनाया था। ठीक वैसे ही पटेल ने इंडिया को एकजुट किया। रिजल्ट क्या था? 549 स्टेट्स ने वॉलंटरीली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया ज्वाइन किया, लेकिन 3 स्टेट्स ने मना किया। ये 3 प्रॉब्लम स्टेट्स कौन थीं? पहली, हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम था उस्मान अली खान। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा। सरदार पटेल ने एक डिसाइसिव स्टेप लिया, पुलिस एक्शन का ऑर्डर दिया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने हैदराबाद में एंट्री की। 5 दिनों में निजाम ने सरेंडर कर दिया। ये था हैदराबाद का इंटीग्रेशन। दूसरी प्रॉब्लम स्टेट थी जूनागढ़। ये गुजरात की कोस्ट पर एक छोटी सी स्टेट थी। नवाब मुस्लिम था लेकिन पॉपुलेशन हिंदू मेजॉरिटी थी। नवाब ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ये क्लियरली अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल था। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने प्लेबिसाइट करवाई, यानी डायरेक्टली जनता से वोट लिया। लोगों ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इंडिया को चूज किया। जूनागढ़ इंडिया में शामिल हो गया। तीसरी और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेट थी कश्मीर। महाराजा हरि सिंह हिंदू रूलर थे लेकिन पॉपुलेशन मुस्लिम मेजॉरिटी थी। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइबल रेडर्स भेजे कश्मीर को फोर्स से कैप्चर करने के लिए। महाराजा डेस्परेट हो गए। उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया ने एक कंडीशन रखी, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। महाराजा हरि सिंह ने साइन किया। इंडिया ने ट्रूप्स भेजे। कश्मीर पार्शियली सिक्योर हुआ। लेकिन इस एक्सेशन के साथ कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस मिला, जो 2019 में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा रिवोक किया गया। समरी याद करो।
हैदराबाद ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन सितंबर 1948 निज़ाम उस्मान अली खान। जूनागढ़ प्लेबिसाइट पीपल वोटेड फॉर इंडिया। कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह। और सरदार पटेल के 2 टाइटल्स, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया। वीपी मेनन उनके की एड थे। अब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पर आते हैं। ये सेक्शन एग्जाम में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज देता है। हर स्टेट का नंबर, हर अमेंडमेंट याद रखना जरूरी है। ध्यान से सुनो। स्टेज 1 धार कमीशन 1948। चेयरमैन थे एस.के. धार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। इनका वर्डिक्ट था लिंग्विस्टिक बेसिस रिजेक्ट। इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया। नो लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर नाउ। स्टेज 2 जेवीपी कमेटी 1949। यहाँ जेवीपी का मतलब याद करो। जे यानी जवाहरलाल नेहरू, वी यानी वल्लभ भाई पटेल, पी यानी पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। वर्डिक्ट फिर से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट। रीजनिंग दैट नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक डिवीजन सेपरेटिज्म को इनकरेज कर सकती हैं। अब स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है और ये बहुत इमोशनल और ड्रामेटिक है। गवर्नमेंट के बार बार इनकार से तेलुगु स्पीकिंग लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। मद्रास स्टेट में तेलुगु स्पीकर्स थे जो एक अलग आंध्रा स्टेट चाहते थे। इस बैकग्राउंड में सामने आए पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु एक रिस्पेक्टेड कांग्रेस वर्कर और फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की। डिमांड थी सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। वो 56 दिन तक भूखे रहे। 56 डेज। ये एग्जैक्ट नंबर याद रखो क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद साउथ इंडिया में मैसिव वायलेंट एजिटेशन फैल गई। राइट्स, प्रोटेस्ट्स, ट्रेन बर्निंग्स। गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। रिजल्ट 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा स्टेट को मद्रास स्टेट से कार्व आउट किया गया। ये बना इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ये डेट भी याद रखो। और ये भी नोट करो, ये आंध्रा स्टेट था, आंध्रा प्रदेश नहीं। बाद में 1956 में जब ये हैदराबाद के कुछ हिस्सों से मर्ज हुआ तब ये आंध्रा प्रदेश बना। स्टेज 3 फजल अली कमीशन, ऑफिशियली स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। चेयरमैन थे फजल अली, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेंबर्स थे एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। ये कमीशन दिसंबर 1953 में सेटअप हुई और 1955 में रिपोर्ट सबमिट की। इस कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी? 1. लैंग्वेज को प्राइमरी बेसिस के रूप में एक्सेप्ट किया। 2. लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूला को रिजेक्ट किया, यानी हर लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली एक स्टेट नहीं मिलेगी। 3. ABCD क्लासिफिकेशन को अबॉलिश करने की रिकमेंडेशन। 4. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ स्टेट्स और यूटीज बनाने की रिकमेंडेशन। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज को बेसिस माना लेकिन स्ट्रिक्ट वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूला को नहीं माना। एग्जाम में इसे एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये पार्लियामेंट का सबसे पावरफुल टूल है स्टेट्स के ऊपर। पार्लियामेंट इंडिया का इंटरनल पॉलिटिकल मैप कंप्लीटली रीड्रॉ कर सकती है। इसे ऐसे समझो, पार्लियामेंट के पास एक जायंट एच स्केच है जिसे वो कभी भी शेक करके नया मैप बना सकती है। आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट के 5 पावर्स हैं। इन्हें याद करो। 1. फॉर्म न्यू स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट से टेरिटरी अलग करके या 2 स्टेट्स को यूनाइट करके नई स्टेट बनाना। एग्जाम्पल तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में। 2. इंक्रीज एरिया ऑफ अ स्टेट, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में टेरिटरी ऐड करना। 3. डिमिनिश एरिया ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट से टेरिटरी कम करना। एग्जाम्पल बिहार से झारखंड अलग करना। 4. ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, बाउंड्री लाइंस को रीड्रॉ करना। 5. ऑल्टर नेम ऑफ अ स्टेट, स्टेट का नाम बदलना। एग्जाम्पल मद्रास का नाम तमिलनाडु 1969। पहले एक सिनेरियो समझो। मान लो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाना है। अब जब ये होगा तो फर्स्ट शेड्यूल बदलेगी, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में सभी स्टेट्स के नाम और उनकी टेरिटरीज लिस्टेड है। फोर्थ शेड्यूल भी बदलेगी, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन है स्टेट वाइज। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए नॉर्मली आर्टिकल 368 का प्रोसीजर चाहिए, यानी स्पेशल मेजॉरिटी, यानी 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट और वोटिंग हो प्लस कुल मेंबरशिप का मेजॉरिटी। ये बहुत हैवी और स्लो प्रोसेस है, तो क्या हर बार स्टेट बनाने के लिए यही झंझट उठानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, और यहीं आर्टिकल 4 काम आता है। आर्टिकल 4 एक स्पेशल बिल्डर्स पास की तरह है।
नॉर्मल रूल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हेरिटेज बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए हेरिटेज कमिटी अप्रूवल्स, स्पेशल परमिशंस यानी आर्टिकल 368 का भारी प्रोसीजर चाहिए। लेकिन आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को एक स्पेशल पास देता है जिससे वो यही रेनोवेशन यानी फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को बदलना ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन परमिशन से कर सकती है, यानी सिंपल मेजॉरिटी से। आर्टिकल 4(1) कहता है कि जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर कोई लॉ बनाएगी, नया स्टेट एडमिट करे या एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ऑल्टर करे, तो उस लॉ में कंपल्सरीली फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस होने चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। आर्टिकल 4(1) में मस्ट कंटेन और मे ऑल्सो कंटेन का डिफरेंस क्या है? देखो, मस्ट कंटेन यानी अनिवार्य, फर्स्ट शेड्यूल का अमेंडमेंट यानी स्टेट्स की लिस्ट और टेरिटरीज अपडेट करना, फोर्थ शेड्यूल का अमेंडमेंट यानी राज्यसभा सीट्स का नया एलोकेशन, मे ऑल्सो कंटेन यानी ऑप्शनल यानी सप्लीमेंटल प्रोविजंस यानी वो एडिशनल रूल्स जो चेंज को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी हों, इंसिडेंटल प्रोविजंस यानी वो माइनर मैटर्स जो मेन चेंज के साइड इफेक्ट के रूप में उठें, कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस यानी वो आउटकम्स जो चेंज के बाद ऑटोमेटिकली फॉलो करें, रिप्रेजेंटेशन प्रोविजंस यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में सीट्स का एलोकेशन, एमएलए डिस्ट्रीब्यूशन। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिससे तेलंगाना 29 स्टेट बना। उस एक ही लॉ में क्या क्या था? तेलंगाना को 29 स्टेट घोषित किया, ये मेन प्रोविजन था। फर्स्ट शेड्यूल अपडेटेड हुई, नए स्टेट के नाम और टेरिटरीज ऐड हुई। फोर्थ शेड्यूल अपडेटेड हुई, राज्यसभा सीट्स का नया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आंध्र प्रदेश के एग्जिस्टिंग एमएलएज और एमपीज को दोनों स्टेट्स में कैसे एलोकेट करें, ये रिप्रेजेंटेशन प्रोविजन था। हैदराबाद को जॉइंट कैपिटल रखने की अरेंजमेंट, ये सप्लीमेंटल प्रोविजन था। और ये सब हुआ सिंपल मेजॉरिटी से, कोई आर्टिकल 368 नहीं, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं। 2019 का एग्जाम्पल भी देखो, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया, जेएनके यूटी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल दोनों अमेंड हुई, आर्टिकल 368 का कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास हुआ। ये सब आर्टिकल 3 रेड विद आर्टिकल 4 के अंडर हुआ। अब स्टूडेंट्स, एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जेएनके को स्टेट से यूटी बनाने के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, यही आर्टिकल 4(2) का जादू है। इसे द गोल्डन क्लॉज कहते हैं। आर्टिकल 4(2) एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता है, नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पसेज ऑफ आर्टिकल 368। इसका मतलब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर बनाया गया लॉ एक ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं। इसलिए आर्टिकल 368 की रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल मेजॉरिटी, स्टेट रैटिफिकेशन कुछ भी अप्लाई नहीं होता। सिंपल मेजॉरिटी पर्याप्त है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद आर्टिकल 4 के थ्रू ये शॉर्टकट दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता था कि इंडिया कंसोलिडेशन के दौरान स्टेट बाउंड्रीज बार बार एडजस्ट होंगी, इसलिए उन्होंने इसे डेलिबरेटली आसान बनाया। अब स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि अगर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 के अंडर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया और उसमें अमेंडमेंट किया, यानी बिल का कंटेंट चेंज हुआ, तो उसे फिर से स्टेट को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी नो री रेफरल नीडेड अगर पार्लियामेंट खुद बिल को अमेंड करे, और सिंपल मेजॉरिटी सफिशिएंट है, ये भी कंफर्म हुआ। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर री रेफरल मैंडेटरी होता तो पार्लियामेंट की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पावर प्रैक्टिकली बहुत स्लो हो जाती। आर्टिकल 4 को एक सेल्फ कंटेन्ड कोड भी कहते हैं। एक ही लॉ में सब कुछ हैंडल हो जाता है। मेन चेंज, शेड्यूल अमेंडमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन चेंजेस, सप्लीमेंटल प्रोविजंस, और आर्टिकल 4 का एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये स्टेट्स को ये पावर नहीं देता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटीज से रीऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक कर सकें। स्टेट के व्यूज़ लिए जाते हैं आर्टिकल 3 के अंडर, लेकिन वो व्यूज़ बाइंडिंग नहीं है। और आर्टिकल 4(2) ये इंश्योर करता है कि एक स्टेट ये आर्ग्यू नहीं कर सकती कि शेड्यूल चेंज के लिए को आर्टिकल 368 चाहिए था, इसलिए ये लॉ इनवैलिड है। ये आर्ग्यूमेंट आर्टिकल 4(2) से कंप्लीटली शट हो जाती है।
अब चलते हैं नेम चेंजेस पर। ये टॉपिक एग्जाम्स में बार बार आता है और यहाँ बड़े ट्रैप्स हैं। पार्लियामेंट को आर्टिकल 3E के अंडर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने की पावर है। यूनियन टेरिटरीज के नाम पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ से चेंज कर सकती है। अब एक एक नेम चेंज याद करते हैं लॉजिक के साथ। 1. यूनाइटेड प्रोविंसेस टू उत्तर प्रदेश, ये 1950 में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के साथ ही। कॉलोनियल नेम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, इंडियन नेम हुआ उत्तर प्रदेश। 2. मद्रास टू तमिलनाडु, ये 1969 में हुआ, तमिल पीपल की कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। मद्रास एक कॉलोनियल यानी सिटी बेस्ड नेम था। 3. मैसूर टू कर्नाटका, ये 1973 में हुआ, कन्नड़ा आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। 4. लैकेडिव मिनिकॉय एंड एमिनडीवी टू लक्षद्वीप, ये भी 1973 में हुआ, नेम को सिंप्लीफाई किया गया। ये एक यूनियन टेरिटरी है। 5. यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये 1992 में हुआ, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और ये सिर्फ नेम चेंज नहीं था। 69th अमेंडमेंट ने दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, ट्रैप ये है कि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। एलजी के पास स्पेशल पावर्स है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के मामलों में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट यूटी था जिसे लेजिस्लेटर और सीएम मिला। अब चलते हैं 1949 की तरफ। यहाँ कंफ्यूजन होता है इन नंबर्स में। प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949। इनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये डिक्लेयर हुआ 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी पर, और 26 जनवरी को है रिपब्लिक डे। और प्रियम्बल कब अमेंड हुआ? सिर्फ एक बार, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैप क्वेश्चन है।